चलिए फटाफट से हमने रिकॉर्ड ऑन कर लिया। चलिए गुड इवनिंग हरिंद्र जी, फिर आपका आकिब, प्रदीप, मिश्रा, सुधाकर, मयांक, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। और आज हम लोगों का सेकंड क्लास रहेगा, तो जल्दी जल्दी हम लोग पुराना, चलिए एक दो सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं फटाफट से। चलिए बताइए, जो आपका प्रोफेशनल लेटर राइटर्स होते थे ना, उन लोगों को नोटिस एक बनता था कि कितना चार्जेस वगैरह लेना है, वो कौन सा फॉर्म पे नोटिस बनता था, फटाफट से एक बार बता दीजिए। MS-42, वेरी गुड, MS-42 में बनता था। बहुत बढ़िया, बताइए। अच्छा बताइए, कोई ऑफिस जो है नाइट पोस्ट ऑफिस, उसका वर्किंग आवर कौन फिक्स करता है? नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर कौन फिक्स करता है? नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर डीजी पोस्ट। डीजी पोस्ट हम कल भी डिस्कस किए हुए थे कि जो हमारा हेड ऑफ सर्किल है वो जनरल केसेस में आपका सारा आपका फिक्स करते हैं, बट एक्सटेंड करने का पावर केवल डीजी पोस्ट के पास है। उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर डीजी पोस्ट के द्वारा ही आपका किया जाता है ना। अच्छा चलिए बताइए, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क MDW फॉर्म नंबर क्या है? MDW का फॉर्म नंबर क्या है? MS-11 है, वेरी गुड, MS-11 है MDW का फॉर्म नंबर। अच्छा बताइए, नॉमिनल रोल का फॉर्म नंबर क्या है? नॉमिनल रोल, चलिए दिख रहा है, इसको हटा लेते हैं। नॉमिनल रोल का फॉर्म नंबर MS-12 है। अटेंडेंस रजिस्टर का फॉर्म नंबर, अटेंडेंस रजिस्टर का फॉर्म नंबर बताइए फटाफट से। C-37 कहाँ से हो गया? चलिए S-37 गलती से आपका प्रेस हो गया होगा, वेरी गुड, S-37। अच्छा बताइए, रूट लिस्ट एंड बीट मैप है ना, रूट लिस्ट का फॉर्म नंबर क्या है? फटाफट से बताइए। रूट लिस्ट एंड बीट मैप, रूट लिस्ट का फॉर्म नंबर आपका M-53 है। चलिए, आपका जो हमारा विलेज शॉर्टिंग लिस्ट होता है उसका फॉर्म नंबर बताइए। विलेज शॉर्टिंग लिस्ट का फटाफट से बताइए। देखना नहीं है, अगर दिखाई दे रहा है तो भी नहीं देखना है। आपका M-52 जो है आपका विलेज शॉर्टनिंग लिस्ट का फॉर्म नंबर क्या है? M-52 है। ईयरली विलेज रिटर्न का फॉर्म नंबर बताइए। ईयरली विलेज रिटर्न, ईयरली विलेज रिटर्न MS-88 आपका, बिल्कुल आपका ईयरली विलेज रिटर्न का फॉर्म नंबर है। अच्छा, ईयरली विलेज रिटर्न जो होता है कब से कब तक का डेटा लिया जाता है, फटाफट बताइए। डेटा कब से कब तक का लिया जाता है? 1 मार्च से लेके 14 मार्च तक, बोथ डेट इंक्लूसिव। और उसके बाद उसका रिपोर्ट सबमिट किया जाता है टू द SDIP। कब से कब तक? कब आपका इसका 15 मार्च को इसका सबमिट किया जाता है ना। तो ये ईयरली विलेज रिटर्न तक हमने देखा था। ईयरली विलेज रिटर्न का प्रिजर्वेशन पीरियड कितने दिन का है, फटाफट से बता दीजिए। ईयरली विलेज रिटर्न का प्रिजर्वेशन पीरियड आपका 5 साल है ना। 5 साल जो है ईयरली विलेज रिटर्न का प्रिजर्वेशन पीरियड है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं और रूल नंबर 10 जो है इसको देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग मेनली यही सारा चीज जो है देखा था, कुछ और थोड़ा इलेबोरेट हमने किए थे। अभी हम लोग आते हैं आपका रूल नंबर 10, जहां पे बोला गया आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए। फुल फॉर्म ऑफ इमेज बोल के कुछ नहीं है, बट नंबर का प्रोफॉर्मा आपका दिया गया है। अभी तक हमको इमेज का फुल फॉर्म कहीं पे नहीं मिला है हरिंद्र जी। चलिए अगर मिलेगा कहीं पे हम बिल्कुल आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बट अभी तक इसका फुल फॉर्म हमको कुछ नहीं मिला है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग रूल 10, जहां पे बोला गया आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन। अगर डिसीज पर्सन के प्रति एड्रेस्ड कोई आर्टिकल होगा तो नॉर्मली मेरा जो कंसेप्ट है, आपका जो कंसेप्ट होगा कि रिटर्न टू सेंडर ही करना है। बट रिटर्न टू सेंडर के साथ साथ कुछ और ऑप्शन भी दिया गया, चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला बात क्या बोला गया कि आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन शुड जनरली, ये जनरल सर्कमस्टेंसेस है, shall be treated as unclaimed and disposed of accordingly। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे क्या होगा, जो भी आर्टिकल आपका आएगा डिसीज पर्सन का, हम उसको अनक्लेम्ड मान लेंगे और उसको डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली मतलब रिटर्न टू सेंडर कर देंगे। बट कभी अगर ऐसा होता है कि कोई आर्टिकल जो है अनइंश्योर्ड होता है, आर्टिकल जो है अनइंश्योर्ड होता है, एंड देयर इज ए रीजन टू बिलीव दैट इट डू नॉट कंटेन एनी वैल्यूएबल थिंग। अगर आर्टिकल देख के लग रहा है कि भाई इसके भीतर कोई वैल्यूएबल आइटम नहीं है, आर्टिकल जो है अनइंश्योर्ड है, और जो डिसीज्ड पर्सन है उनका जो नियर रिलेटिव्स है
उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उस आर्टिकल को उन्हें डिलीवर किया जाए, तो बोला जा रहा है ऐसा केस में रिटर्न टू सेंडर करना मैंडेटरी नहीं है। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द पोस्ट मास्टर, डिस्क्रिशन ऑफ पोस्ट मास्टर कि उस आर्टिकल के साथ कैसे डील करना है। अगर पोस्ट मास्टर को लगेगा कि नहीं ये आर्टिकल रिटर्न टू सेंडर कर देना है तो कर सकते हैं, अगर उनको लगेगा कि नहीं डिलीवर किया जा सकता है तो कर सकते हैं, ठीक है। बट द रिलेटिव शैल हैव टू अप्लाई फॉर इट और डिजायर टू रिसीव, है ना। रिलेटिव अगर अप्लाई करेगा या फिर वो डिजायर अपना जो है इच्छा जो है अपना प्रकाश करेगा, व्यक्त करेगा कि भाई हमको दिया जाए, तभी जाके इसको दिया जाएगा। मतलब लिखित में जो आपका रिलेटिव है उनसे कोई रिक्वेस्ट लेना रहेगा कि आर्टिकल उनको दिया जाए। अब अनइंश्योर्ड बोला गया, इसके भीतर रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट सारा आपका कवर हो जाएगा, केवल वो अनइंश्योर्ड होना चाहिए। अगर इंश्योर्ड आर्टिकल होगा, अगर इंश्योर्ड आर्टिकल होगा या फिर आर्टिकल के भीतर कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होगा या फिर जिसने आवेदन किया मुझे उनके ऊपर शक है, मुझे उनके ऊपर शक है, आई हैव ए डाउट ऑन द टाइटल ऑफ द एप्लीकेंट। टाइटल का मतलब होता है अधिकार, है ना। जैसे राइट हम बोलते हैं, तो जो एप्लीकेंट है उनका अगर राइट उस आर्टिकल के ऊपर है या नहीं, ये लेके पोस्ट मास्टर को अगर डाउट होता है, या फिर द आर्टिकल्स व्हिच हैव बीन सेंट टू आरएलओ, अगर आर्टिकल को ऑलरेडी आरएलओ में वापस कर दिया गया, ऐसा केस में एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हेड ऑफ द सर्कल। यहाँ पे पोस्ट मास्टर नहीं पे करेंगे। फंडा क्या हुआ, अनइंश्योर्ड आर्टिकल था, उसमें वैल्यूएबल कोई आइटम नहीं था, तो पोस्टमास्टर हैज द डिस्क्रिशन वेदर टू डिलीवर द आर्टिकल और टू सेंड रिटर्न टू सेंडर। बट अगर उसके भीतर इंश्योर्ड आर्टिकल है या फिर पोस्टमास्टर को लगता है कि इसके भीतर कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है या फिर पोस्टमास्टर को लगता है कि जो बंदा अप्लाई किया है एक्चुअल में उस आर्टिकल का हकदार नहीं है या फिर आर्टिकल को आरएलओ में भेज दिया गया, ऐसा सारा केस में पोस्ट मास्टर के पास एप्लीकेशन नहीं करना है, हेड ऑफ सर्किल के पास एप्लीकेशन करना है। यहां से एक 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा केस होगा टू हुम द एप्लीकेशन शैल बी मेड, ऑप्शन ए में कर देगा डिविजनल हेड, ऑप्शन बी में कर देगा आपका मान लीजिए रीजनल हेड, ऑप्शन सी में कर देगा पोस्ट मास्टर, ऑप्शन डी में कर देगा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। किसके पास अप्लाई करना रहेगा बताइए। कुछ एक दो रूल आप याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। जैसे डिसीज्ड वाला केस जो है ये आप याद कर सकते हैं। डिसीज्ड वाला जो केस है कि आर्टिकल अगर डिसीज पर्सन के लिए है तो कौन सा रूल पे बताया गया, तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल है ना, ये एक इम्पोर्टेंट रूल है क्योंकि डिसीज्ड वाला केस हम लोगों को बहुत ज्यादा डील करना पड़ता है ना। तो ये हमारा हिसाब से इंपॉर्टेंट रूल है। ईयरली विलेज रिटर्न भी पूछने का चांसेस है, बट सारा संभव नहीं है। अगर आप कर पाइएगा तो अच्छी बात है, नहीं कर पाइएगा तो और अच्छी बात है ना। ज्यादा चिंता नहीं करना है, दिमाग को बर्स्ट होने नहीं देना है। इतना ही चीज याद रखिए, जितना आप कर पाइएगा खाना उतना ही खाइए जितना आप पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो छोड़ देंगे भाई, है ना। उतना ज्यादा टेंशन करने का नहीं है। बट कुछ कुछ आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले का कुछ रूल मेरे हिसाब से अगर आप बात करिएगा तो जैसे एमडीडब्ल्यू के बारे में रूल 4 में बताया गया, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल रोल भी आपका रूल 4 में ही बताया गया, अटेंडेंस रजिस्टर 4A में बताया गया, विलेज शॉर्टिंग लिस्ट 5 में बताया गया। तो ये कुछ रूल है जो इंपॉर्टेंट है। ईयरली विलेज लिस्ट रिटर्न रूल 6 में बताया गया, और उसके बाद तो रूल 10 हम दिए हुए हैं, तो ये भी हमको लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमको इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी कहाँ पे बताया गया, बट फिर से एक बात है कि हमको लगने से फर्क नहीं पड़ता जनाब, जो क्वेश्चन बनाया है उनको लगना चाहिए। वो कहाँ से पूछेगा इसको कोई नहीं जानता, स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु या फिर अल्लाह खुदा जैसा किसी के पास इसका जवाब नहीं होगा, है ना। तो जितना याद रख पाएंगे रखेंगे, नहीं रख पाएंगे तो भूल जाएंगे, है ना। अभी बताइए, जैसे आपको हमने अभी हमने देखा नॉमिनल रोल के बारे में कौन सा रूल पे बताया गया था, नॉमिनल रोल के बारे में रूल नंबर 4 पे बताया गया था, बहुत बढ़िया। अच्छा, एमडीडब्ल्यू के बारे में कहाँ पे बताया गया था, एमडीडब्ल्यू के बारे में उसमें भी आपका रूल 4 में बताया गया था। ईयरली विलेज रिटर्न के बारे में कहाँ पे बताया गया था, ईयरली विलेज रिटर्न रूल 5 में बताया गया था। ईयरली विलेज रिटर्न रूल 6 में बताया गया था।
ईयरली विलेज रिटर्न आपका रूल 6 में बताया गया था। 5 में था आपका विलेज शॉर्टिंग लिस्ट, 5 में था आपका विलेज शॉर्टिंग लिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ये भी सवाल रूल नंबर पूछने का चांसेस बहुत रेयर है, अगर पूछ दिया तो अच्छी बात है ना। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, बोला कि कस्टम ड्यूटी असेस्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज। कस्टम ड्यूटी कौन असेस करेगा, तो जो कस्टम का अथॉरिटीज है वो असेस करेगा। कहाँ पे, तो बोला गया जो डिफरेंट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है वहां पे, है ना, वहां पे इसको चेंज करेगा। अच्छा बताइए, जो आपका सब सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस है, क्या वो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं? whether a sub foreign post office, very good evening Anandar ji, whether a sub foreign post office is a office of exchange or not, is an office of exchange or not, याद रखना है, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, बट वहां पर भी कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट होता है। बट जनरल सर्कमस्टेंसेस दिया गया, कस्टम ड्यूटी शैल बी असेस्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज इन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। हालांकि बिना ऑफिस ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, जिसको हम लोग सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अमाउंट टू बी कलेक्टेड एज कस्टम ड्यूटी is to be communicated to the office of delivery in form MS9A। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है कि कस्टम ड्यूटी कितना कलेक्ट करना है, जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है उसको ये बात बताया जाता है कस्टम अथॉरिटीज के द्वारा। कौन सा फॉर्म पे ये बात बताया जाएगा, फटाफट पब्लिक चैट में लिख दीजिए, कौन सा फॉर्म पे बताया जाएगा, MS9A में ये बात आपका बताया जाएगा। याद रहेगा, MS9A में बताया जाएगा। ठीक है, अब इस MS9A का कंटेंट क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या रहता है, तो पहला इसमें नेम स्टैंप होता है। किसका, बोला कि जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है जहां पर असेसमेंट किया गया, जहां पे कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट किया गया, उस ऑफिस का नेम स्टैंप रहेगा। फिर क्या रहेगा, बोला कि एक ऑब्लॉन्ग स्टैंप रहेगा ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। ये हो गया टॉप राइट हैंड कॉर्नर, है ना, ये टॉप राइट हैंड कॉर्नर जो आपको शो करेगा द मंथ ऑफ असेसमेंट, किस महीने में असेसमेंट किया गया, वो आपको ऑब्लॉन्ग देखने से पता चलेगा। तो नेम स्टैम्प हो गया ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जहां पे असेसमेंट किया गया था, दूसरा ऑब्लॉन्ग स्टैम्प हो गया कि कौन सा महीने में असेसमेंट किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका MS9A है, इसमें ऑब्लॉन्ग स्टैम्प को कौन सा साइड पे लगाया जाता है, तो आपको याद रखना है टॉप राइट कॉर्नर पे ऑब्लॉन्ग स्टैम्प को लगाया जाता है। फिर द ऑफिस ऑफ डिलीवरी शुड कलेक्ट द कस्टम ड्यूटी इन कैश, है ना, जब डिलीवरी किया जाएगा तो बोला गया ऑफिस ऑफ डिलीवरी जो रहेगा वो कस्टम ड्यूटी को कैश में कलेक्ट करेगा। एंड द हेड ऑफिस, इन केस ऑफ हेड ऑफिस, द अमाउंट दस कलेक्टेड शुड बी एंटर्ड इन ए शेड्यूल, जिसको हम बोलते हैं SCG 90, है ना, जो अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा उसको जिस शेड्यूल में एंट्री किया जाता है उसका फॉर्म नंबर क्या है, तो आपको याद रखना है SCG 90। SCG 90 क्या है, तो शेड्यूल ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो इस पेज से अगर हम सवाल पूछे तो क्या क्या सवाल है, तो कस्टम अथॉरिटीज कस्टम ड्यूटी को जनरली कहां पे असेस करता है, एज पर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, कहां पे असेस करता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज पे असेस करता है। और असेस करने के लिए जिस फॉर्म को यूज करते हैं उसका नाम क्या है, तो MS9 इसका नाम है। इसका कंटेंट क्या क्या है, तो इसमें नेम स्टैम्प होगा, इसमें ऑब्लॉन्ग होगा, है ना, ये दो चीज इसमें होगा। ऑफिस ऑफ डिलीवरी जो है इसको कैसे कलेक्ट करता है कस्टम ड्यूटी को, तो कैश में कलेक्ट करता है। और अमाउंट जो है कौन सा शेड्यूल में रखता है, शेड्यूल का नंबर बता दीजिए फटाफट से, कौन सा शेड्यूल में इसको रखा जाता है, एंट्री किया जाता है, अमाउंट जो कलेक्ट किया जाएगा SCG 90 में इसको लिखा जाएगा। तो यही सारा सवाल जो है यहां से हमसे पूछ सकता है। आगे आते हैं हम लोग रूल 17, जहां पे बोला गया इंफॉर्मेशन नॉट टू बी मेड पब्लिक। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, मैं बोलूंगा इसका रूल नंबर भी याद कर लीजिए, है ना। हालांकि एग्जाम पे पूछेगा नहीं, हमको पूरा भरोसा है, बट आप याद कर सकते हैं, है ना, कि इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करना है, इस संदर्भ में रूल 17 में बताया गया, है ना, इसके बारे में रूल 17 पे बताया गया। क्या क्या बोला गया, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो बोला कि एनी पर्सन हु इज नॉट बिलोंगिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मे बी,
may be permitted to examine the record. एक्चुअली यहाँ पे ना नो पर्सन या फिर एनी पर्सन हु इज नॉट बिलोंग्ड टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट शैल बी नो पर्सन। यहाँ पे एनी पर्सन के बदले आपका नो पर्सन हु डू नॉट बिलोंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट may be permitted to examine the record of any post office or any article which is not addressed to him even if he has posted the article। है ना, तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का नहीं है ना। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कोई आदमी नहीं है तो किसी भी कारण से उस व्यक्ति को हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कोई भी रिकॉर्ड चेक करने नहीं देंगे, कोई भी आर्टिकल हम चेक करने नहीं देंगे, इवन इफ वो आर्टिकल जो है उन्होंने खुद पोस्ट किया था। आपने एक बार आर्टिकल पोस्ट कर दिया, फिर आप बोलते हो कि नहीं हम खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या है, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो ये बात हमको याद रखना रहेगा। नॉट एड्रेस्ड खाली यहाँ पे इसलिए लिखा गया कि बहुत सारा जगह पे ऐसा होता है कि जो एड्रेस ही है ना, जब आर्टिकल का डिलीवरी होता है तो उनके सामने खोला जाता है और चेक कर सकता है उसके अंडर में क्या है ना, जिस कारण से यहाँ पे नॉट एड्रेस्ड वाला पोर्शन रखा गया। बेसिक फंडा यही है, जो डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है उनको हम रिकॉर्ड देखने नहीं देंगे, आर्टिकल को चेक करने नहीं देंगे, है ना। इवन इफ उन्होंने आर्टिकल खुद पोस्ट किया, बाद में आएगा तो फिर भी हम अपने ऑफिस में उसको चेक करने नहीं देंगे। ठीक है, अगर उनको ज्यादा जरूरत है तो वो रिकॉल करवा सकता है। अगला पॉइंट क्या बोला गया, बोला ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट render themselves liable to dismissal if any information which is received by him officially or in discharge of his duties is made public by him। है ना, डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिसर है, ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट रेंडर देमसेल्व्स लायबल टू डिसमिसल। मतलब क्या हुआ कि ऑफिस का कोई बंदा, जैसे मैं मान लीजिए आपके पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूं, मैं ट्रेजरी पे काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं कहां पे, ट्रेजरी पे काम कर रहा हूं, और मैंने क्या किया, मेरे ट्रेजरी पे मान लीजिए 4 करोड़ रुपया है और मैंने ये बात पब्लिक कर दिया, सबको जाके बता दिया, और किसी कारणवश ये पता भी चल गया कि हाँ प्रदीप मंडल ने ये बात सबको बता दिया, है ना। तो जब मैंने ये काम कर दिया, अगर ये पता चल गया तो ये मैं लायबल हो जाऊंगा किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डिसमिसल, हमको डिसमिस किया जा सकता है सर्विस से, है ना। तो ये हमको याद रखना रहेगा कि ऑफिस का इंफॉर्मेशन जो आपको ऑफिशियल कैपेसिटी में मिला अगर वो आप पब्लिक कर देते हैं, जनता किसी और से शेयर कर देते हैं, है ना, तो आपको डिसमिसल का भी पनिशमेंट हो सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, बोला गया इफ इट इज ऑर्डर्ड बाय ए कोर्ट, अगर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया, द इंस्पेक्शन ऑफ, किस लिए, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ सेविंग्स बैंक, सेविंग सर्टिफिकेट, मनी ऑर्डर का बुक, इट शैल बी रिफर्ड टू द हेड ऑफ द सर्किल इमीडिएटली। अगर कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर किया गया कि हमको सेविंग्स बैंक रिलेटेड, मान लीजिए जो लेजर पहले होता था, है ना, डिफरेंट जर्नल होता था, सर्टिफिकेट, मनी ऑर्डर का बुक, मान लीजिए इसको एग्जामिन करने के लिए कोर्ट के द्वारा बोला गया, ऐसा केसेस अगर होगा तो दैट शैल बी रिफर्ड टू द हेड ऑफ द सर्किल। इसको हेड ऑफ द सर्किल को आपका रिफर करना था, है ना। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोस्टल ट्रांजैक्शन मांगा जाता है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा, है ना, कोर्ट ने मांगा तो हमने हेड ऑफ सर्किल को भेजा, है ना। अगर कोई मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिसर, एसडीओ, बीडीओ, डीएम, उनके द्वारा बोला गया कि भाई मान लीजिए ये वाला चीज जो है, इंफॉर्मेशन जो है हमको शेयर कर दीजिए, तो जब इंफॉर्मेशन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा मांगा जाएगा, कस्टम वाला है ना, ये हमसे मांग लिया, तो बोला गया ये क्या किया जाएगा, हेड ऑफ सर्किल को रेफर किया जाएगा, है ना। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोस्टल ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स जब भी मांगा जाएगा गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा, तो उसको हेड ऑफ सर्किल के पास रेफर किया जाएगा। एक्सेप्शनल केस क्या क्या दिया गया, कुछ एक्सेप्शनल केस यहाँ पे दिया गया, जैसे बोला गया एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट सेशन कोर्ट में आस्क द पोस्ट ऑफिस फॉर कस्टडी ऑफ एनी आर्टिकल और मनी ऑर्डर, है ना। जो डिफरेंट कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा हमारा, हाई कोर्ट रहेगा, सेशन कोर्ट रहेगा, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट को ही कोर्ट को ही हम लोग सेशन कोर्ट बोलते हैं, तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, या फिर डिफरेंट मजिस्ट्रेट जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, या फिर चीफ प्रेसिडेंसी जैसे कोलकाता वगैरह प्रेसिडेंसी होता है,
तो मान लीजिए जो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, अगर उनके द्वारा मांगा गया तो आर्टिकल का कस्टडी में वो ले सकता है। Any magistrate, commissioner of police, district superintendent of police may required to search post office and detain any article, है ना। जो डिफरेंट मैजिस्ट्रेट है, पुलिस कमिश्नर है, या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है पुलिस का, डीएसपी, है ना। तो आपका डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, ये सब लोग क्या कर सकता है, पोस्ट ऑफिस को आपका सर्च कर सकते हैं और आर्टिकल को डिटेन भी कर सकते हैं। पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर may furnish information asked by इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगा गया तो पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर उसको भी फर्निश कर सकता है। तो ये हमको याद रखना रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन जिसको पब्लिक नहीं करना है और कौन सा इंफॉर्मेशन है जिसको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। फिर क्या बोला गया, ऑल पोस्टल आर्टिकल्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट आर लायबल टू बी अटैच्ड बाय सिविल कोड। कोई भी पोस्टल आर्टिकल जो ट्रांसमिशन चल रहा है, अगर सिविल कोड को लगता है कि उसको अटैच करने का आवश्यकता है, देन द आर्टिकल आर लायबल टू बी अटैच्ड बाय द सिविल कोड। बट कंडीशन क्या है, ऐसा केस में क्या होगा, तो बोला गया जब भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो बोला गया द ऑर्डर रिसीव्ड बाय कोर्ट शैल बी कंप्लाइड, तुरंत उसको आप कंप्लाई करिए। उन्होंने बोला कि हाँ भाई इसको अटैच करना है, तो ठीक है सर, इसको अटैच किया जाता है या कर लीजिए, जो भी है। एंड द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू एसपीओज, है ना, और फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर। तो इस मैटर को जो भी फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर रहेगा या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस रहेगा, उनको इंटीमेट किया जाएगा। और सुपरिटेंडेंट का काम क्या रहेगा, इसको हेड ऑफ सर्किल के पास रिपोर्ट करना। तो बेसिक फंडा आपका ये आया कि अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको कोई आर्टिकल को कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया, तो आपको उसमें मना नहीं करना है, उसको कंप्लाई करना है और अकॉर्डिंगली उनको कोऑपरेट करना है। बट खाली कोऑपरेट करके आपको बैठना नहीं है। द मैटर शैल इमीडिएटली बी रिपोर्टेड टू द होम। किसको रिपोर्ट करेंगे बताइए, एज ए पोस्ट मास्टर आपको किसको रिपोर्ट करना रहेगा, एज ए पोस्ट मास्टर आपको किसको रिपोर्ट करना रहेगा, बताइए फटाफट से एक बार। आपको हेड ऑफ द डिवीजन जो रहेगा, सुपरिटेंडेंट जो रहेगा, उनको इंटीमेट करना रहेगा। और ये हेड ऑफ द डिवीजन का ड्यूटी रहेगा कि टू इंटीमेट द मैटर टू द हेड ऑफ द सर्किल। क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पे देखा है रूल 17 में, ये सारा बातें आपका बताया गया। आगे आते हैं रूल 19, है ना। रूल नंबर याद रखने का जरूरत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है कि चेंज ऑफ करेंसी नोट, क्या बोला गया, पब्लिक कैन नॉट डिमांड the change of currency notes during the payment of any postal fee, है ना, और charge for any purpose as a matter of right, है ना। हमारे पास कस्टमर आया आर्टिकल बुक करने के लिए, उन्होंने 42 रुपीज दिया मान लीजिए, और 500 रुपए का एक नोट दे दिया, और हमको बोला कि ना हमको चेंज करके देना ही देना है, ये मेरा अधिकार है। तो सर आपका ये अधिकार नहीं है, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम देंगे ही देंगे, है ना। अगर हम दे पाते हैं तो अच्छी बात है, अलग बात है, बट देंगे ही ऐसा कोई गारंटी नहीं है, है ना। देखिए, however the request for change shall normally not be refused except in case of much inconvenience। जब तक बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस ना हो, आप मना मत करिए, दे दीजिए, बट उनको भी बोला गया कि ये आपका अधिकार नहीं है। याद रहेगा, रूल 19 पे दोनों को रखा गया। आगे आते हैं, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट रूल है ना। ये पढ़ने में मजा आता है कि भाई बहुत सारा चीज हम लोग जानते हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में। यहाँ पे क्या बता रहा है कि एडमिटेंस ऑफ स्ट्रेंजर इन पोस्ट ऑफिस, है ना। आप काउंटर पे बैठे हुए हैं और बहुत जगह पे देखिएगा पीछे आपका 10 आदमी खड़ा है ना। तो क्या बोला जा रहा है, पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू डिपार्टमेंट शुड बी एडमिटेड इनटू द इंटीरियर ऑफ पोस्ट ऑफिस और परमिटेड टू टेक पार्ट इन इंटरफेस इन द वर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस, है ना। तो जो बंदा आपका पोस्ट ऑफिस से बिलोंग नहीं करता, अपने डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता है, उनको पोस्ट ऑफिस के इंटीरियर में जाने का परमिशन नहीं दिया गया। खास करके जो काउंटर पे हम काम करेंगे उस जगह पे जाने के लिए परमिशन नहीं दिया गया, है ना। This is applicable
विथ रिलेटिव्स ऑफ पोस्टल स्टाफ ऑल्सो। और ये बात याद रखना है, ये खाली काउंट कस्टमर के ऊपर नहीं, ये जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है उनका जो रिलेटिव वगैरह है उन लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि वो अंदर जाके ना बैठे, है ना। पोस्ट ऑफिस का जो इंटीरियर है उसके अंदर जाके ना बैठे, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया, रूल 20 में बताया गया। ठीक है, आगे आते हैं रूल 21, जहां पे बोला गया कस्टडी ऑफ स्टैम्प सेल्स सील्स आपका टाइप्स एंड कीज, है ना। चलिए एक बात बताइए, स्टैम्प और सील इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। स्टैम्प और सील इन दोनों का सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। ज्ञानेंद्र जी माना नहीं, स्टैम्प जो है एम्बोस्ड है और सील जो है, बताइए अभिजीत जी। माना नहीं कर सकते हैं, बट आपका बिल्कुल सील जो है आपका इनग्रेव्ड है ना। इम्बोज्ड और इनग्रेव्ड, इम्बोज्ड का मतलब जहां पे आप ऊपर से ऊपर के साइड में है, आप ऊपर से टच करिएगा तो फील कर सकते हैं। और इनग्रेव्ड का मतलब क्या है, जो खुदाई किया हुआ है अंदर की तरफ, भीतर की तरफ, है ना। ग्रेवयार्ड में क्या होता है, ग्रेव रहता है ना, खाई टाइप रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका अंदर की तरफ होता है, इनग्रेव्ड होता है भीतर की तरफ, और स्टैम्प जो होता है आपका वो होता है एम्बोज्ड, यानी कि बाहर की तरफ, है ना। मतलब ऊपर से आप हाथ दीजिएगा तो आप उसको फील कर पाइएगा। तो कस्टडी ऑफ स्टैम्प्स एंड सील्स टाइप्स एंड कीज, क्या बोला गया, जो स्टैम्प रहेगा सील रहेगा व्हेन नॉट इन यूज मस्ट बी केप्ट लॉक्ड, है ना। जब भी स्टैम्प और सील को हम यूज नहीं करते हैं तो उसको हमको क्या करना है, उसको हमको लॉक करके रखना है। बिफोर द क्लोजर ऑफ पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर मस्ट कलेक्ट ऑल द स्टैम्प्स एंड सील्स एंड लॉक देम अप। जब पोस्ट ऑफिस क्लोज होने वाला होगा तो ये पोस्ट मास्टर का ड्यूटी है कि सारा स्टैम्प और सील जो है उसको कलेक्ट कर लेना। सभी जो पोस्टल असिस्टेंट वगैरह है, एमटीएस है, सबसे उनके पास जो स्टैम्प रहेगा उसको कलेक्ट कर लेना और उसको लॉक करके अपने कस्टडी पे रख देना। राउंड एमो, ऑब्लोंग स्टैम्प, अनपेड स्टैम्प, इंश्योर्ड सील, डेट and other movable types must be kept in the personal custody of postmaster and will be responsible for its safe custody, है ना। तो ये हमको याद रखना है कि जो राउंड एमो स्टैम्प रहेगा, ऑब्लोंग स्टैम्प रहेगा, आपका अनपेड स्टैम्प का, इंश्योरेंस सील का, है ना, और जो डिफरेंट मूवेबल टाइप रहेगा डेट स्टैम्प के भीतर। मान लीजिए डेट स्टैम्प को तो हम काउंटर पे को दिए थे कि चलो भाई आप यूज करो, बट उसका जो डेट टाइप होता है ना, उसका जो टाइप होता है जो चेंजेबल होता है, 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, या फिर महीने वाला या फिर साल वाला, तो ये सारा रहेगा पोस्ट मास्टर के कस्टडी पे है, ये हमको उनको नहीं देना है। फिर द पोस्ट मास्टर एंड डिप्यूटी पोस्ट मास्टर, अगर कोई ऐसा ऑफिस है जहां पर पोस्ट मास्टर भी है और डिप्यूटी पोस्ट मास्टर भी है ना, और वो अलग अलग टाइम स्लॉट पे काम करते हैं। मान लीजिए एक शिफ्ट है जिसमें पोस्ट मास्टर रहते हैं, एक शिफ्ट है जिसमें डिप्यूटी पोस्ट मास्टर रहता है, तो यहाँ पे दो राउंड एमो स्टैंप रखने के लिए बोला गया कि 2 राउंड एमो स्टैम्प्स शैल बी सप्लाइड, उनके पास 2 राउंड एमो स्टैम्प सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ताकि एक रहेगा पोस्ट मास्टर के पास और एक रह जाएगा डेप्यूटी पोस्ट मास्टर के पास। ठीक है, अगर किसी ऑफिस में कोई क्लार्क नहीं है, केवल पोस्ट मास्टर ही है, तो चाबी जो है पोस्ट मास्टर की कस्टडी पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग नॉर्मली एमटीएस के पास ही रख देते हैं ना, एमटीएस के पास रहता है, एमटीएस सुबह आके ऑफिस खोलता है, फिर पोस्ट मास्टर 11 बजे 12 बजे अपना आते हैं और अपना काम करते हैं। बट द कीज शैल बी केप्ट इन हुज कस्टडी, पोस्ट मास्टर्स कस्टडी, है ना। अगर किसी ऑफिस में एक क्लार्क है और एक पोस्ट मास्टर है तो ये ज्वाइंट कस्टडी होगा। की का एक पार्ट जो रहेगा वो आपका क्लार्क के पास रहेगा और एक पार्ट जो रहेगा आपका पोस्ट मास्टर के पास रहेगा। ठीक है, तो ये कस्टडी ऑफ स्टैम्प सील्स टाइप्स एंड कीज के बारे में यहाँ पे बताया गया। आगे बढ़ा जाए, यहां तक क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे आते हैं हम लोग कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट मनी। कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट मनी के बारे में क्या बोला गया कि गवर्नमेंट का जो पैसा हमारा पोस्ट ऑफिस में रखेंगे हम, उसको कैसे हम सेफ रख सकते हैं, कैसे हम सिक्योर रख सकते हैं, उसके बारे में रूल 23 में बताया गया। क्या बोला गया, ऑन आयरन सेफ इज सप्लाइड टू एवरी ऑफिस फॉर कस्टडी ऑफ कैश एंड वैल्यूएबल, है ना। हर एक ऑफिस को, हर एक पोस्ट ऑफिस को एक आयरन शेफ दिया जाएगा जिसके भीतर वो कैश और दूसरा वैल्यूएबल आइटम्स जैसे आईपीओ हो, स्टैम्प हो, ये सबको उसके भीतर
रख सकते हैं, है ना। इन लार्जर ऑफिसेस जो बड़ा बड़ा हेड ऑफिस होगा उसमें 2 शेप दिया जाता है विथ द ऑर्डर ऑफ चीफ पीएमजी। इसके लिए ऑर्डर देते हैं चीफ पीएमजी, और चीफ पीएमजी के आदेश अनुसार जो भी बड़ा वाला हेड ऑफिस वगैरह रहते हैं वहां पे 2 शेप दिया जाता है, एक के बदले वहां पे 2 शेप दिया जाता है। एवरी सेफ सप्लाइड टू द ऑफिस विल हैव ए डबल लॉक, है ना। हर एक सेफ जो हम पोस्ट ऑफिस में सप्लाई करते हैं उसका डबल लॉक होता है, और जो कीज होगा, डबल लॉक का जो कीज होगा, एक रखा जाता है पोस्ट मास्टर के पास और एक रखा जाता है ट्रेजरर के पास। हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि एक पोस्ट मास्टर के पास रहेगा और एक ट्रेजरर के पास रहेगा। आयरन चेस्ट जिसमें 2 हैस्प होता है, 2 हैस्प होता है। हैस्प क्या होता है? तो हैस्प अगर आप देखिएगा यहाँ पे, चलिए हम नेट पे एक बार सर्च मारते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सर्च मार के देखे हुए थे, आप लोगों को भी हो सकता है दिखाई दे। चलिए, अच्छा स्क्रीन तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट प्लीज वेट कर लीजिए। फटाफट से मैं थोड़ा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ अपना। है ना, दिख रहा है? ये सब जो होता है ना, ये लॉक का सिस्टम, ये सबको हम लोग हैस्प बोलते हैं। ठीक है, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? हैस्प बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया कि जब भी हम किसी ऑफिस में रहेंगे, जब भी हम हैस्प यूज करते हैं, तो कुछ जगह है जहां पे 2 हैस्प यूज किया जाता है, जहां पे 2 हैस्प यूज किया जाता है। और अगर कहीं पे 2 हैस्प यूज किया जाता है तो वो हैस्प जो है, चलिए 1 मिनट वेट करिए, इसका स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हुआ। कहाँ गया भाई साहब जी? अरे कोई और प्रेजेंट कर रहा है क्या? हाँ, है ना। अगर 2 हैस्प यूज किया जाएगा तो हैस्प अलग अलग टाइप का होना चाहिए, है ना। 2 हैस्प अगर हम यूज करेंगे तो वो हैस्प हमारा अलग अलग टाइप होगा। और 2 प्रकार का हैस्प जो है नॉर्मली आप मार्केट में देख सकते हैं, एक को बोला जाता है पैडलॉक और एक को बोला जाता है स्पार्लिंग लॉक, है ना। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप 2 हैस्प यूज कर रहे हैं तो खाली एक ही टाइप का हैस्प यूज मत करिए, अलग अलग पैटर्न का हो। तो एक आप पैडलॉक यूज कर लीजिए और एक आप स्पर्लिंग लॉक यूज कर लीजिए। बट अगर आप एक ही प्रकार का हैस्प यूज करते हैं तो केवल आप स्पर्लिंग लॉक जो है उसी को यूज कर लीजिए, दूसरा यूज करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है ये कि आयरन चेस्ट में अगर 2 हैस्प लगेगा तो किस किस प्रकार का हैस्प लगेगा, एक बार फटाफट से बताइए। आयरन चेस्ट में अगर 2 हैस्प लगेगा तो वो किस प्रकार का चेस्ट लगेगा? ऑप्शन ए 1 पैडलॉक ऑन स्पार्लिंग लॉक, ऑप्शन बी 2 पैडलॉक, ऑप्शन सी 2 स्पार्लिंग लॉक, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एक आपका पैडलॉक हो जाएगा और एक आपका स्पर्लिंग लॉक हो जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है। अगर एक ही हैस्प यूज करना है तो ये क्या होगा? वेदर दिस विल बी ए पैडलॉक, ऑप्शन बी दिस विल बी ए स्पर्लिंग लॉक, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्टमास्टर। आपको याद रखना है अगर एक यूज करना है तो स्पार्लिंग लॉक यूज करना है। स्पार्लिंग एक कंपनी हुआ करता था, अगर आप देखिएगा सर्च करके, एक बहुत पुराना कंपनी हुआ करता था जो लॉक वगैरह प्रोवाइड करता था। उसी कंपनी के नाम पे उनके द्वारा जिस प्रकार का लॉक प्रोवाइड किया जाता था उसको स्पार्लिंग लॉक बोला जाता था, है ना। तो अगर एक ही लॉक हम यूज करेंगे तो स्पार्लिंग लॉक यूज करेंगे, और आजकल के दिन में जो मॉडर्न लॉक हम लोग यूज करते हैं उसको बोला जाता है पैड लॉक, है ना। तो अगर 2 हैस्प रहेगा तो एक पैड रहेगा और एक स्पार्लिंग रहेगा, एक हैस्प रहेगा तो वो स्पार्लिंग लॉक ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफ सर्किल जो है उनका सर्कुलर। यहां से आपको रूल नंबर नहीं पूछेगा, बट आपको ये पूछेगा कि सर्कुलर ऑफ हेड ऑफ सर्किल्स आर इशूड ऑन्स इन ए मंथ, ऑन्स इन ए वीक, ऑन्स इन ए 15 डेज, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से? दिख रहा है आपको फिर भी जवाब देना है, आपको दिख रहा है फिर भी जवाब देना है। और जो लोग
बाद में भी ये क्लास देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट में या दूसरे जगह पे आप बताइएगा ये जवाब क्या है ना। आपको हर महीने वंस इन ए मंथ आपको याद रखना है, महीने में एक बार इशू किया जाता है ना। इसको महीने में एक बार इशू किया जाता है। और ये हेड ऑफ सर्किल का जो ऑर्डर रहता है, इनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय कब किया जाएगा, प्रिजर्वेशन पीरियड क्या होगा, बोला जा रहा है इसका प्रिजर्वेशन पीरियड 3 साल है। किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। किसी का अनम्यूट है भाई, म्यूट कर लीजिए। इसका प्रिजर्वेशन पीरियड क्या होता है, तो इसका प्रिजर्वेशन पीरियड होता है 3 इयर्स। और ये 3 साल कहां से कहां तक कैलकुलेट करेंगे, तो बोला गया मान लीजिए जिस महीने तक हम इशू किए हैं ना, तो मार्च तक का ऑर्डर इशू हो गया, मार्च महीने में भी एक बार इशू हुआ। तो जब मार्च महीने का ऑर्डर इशू हो गया, अगला अप्रैल से हम उसको काउंट करेंगे। तो अप्रैल से मार्च, फिर अप्रैल से मार्च, फिर अप्रैल से मार्च, उसके बाद जाके हम उसको क्लोज करेंगे। क्लियर है। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर काम करता है, अकॉर्डिंगली इसका भी काम रहेगा। तो डिस्ट्रॉय करेंगे आफ्टर 3 इयर्स। और कहां से इसको काउंट करेंगे, काउंटिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। ये 3 साल कहां से काउंट होगा, तो अप्रैल से काउंट होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने फरवरी महीने में एक ऑर्डर इशू किया था और फरवरी से 3 साल बाद उसको आपका डिलीट किया जाएगा। नो, फरवरी में ऑर्डर इशू किया, फरवरी के बाद मार्च में भी इशू होगा, और उसके बाद अप्रैल वनवर्ड हम 3 साल काउंट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। याद रहेगा कि मान लीजिए जनवरी का हो, फरवरी का हो, जो ऑर्डर रहेगा मार्च का ऑर्डर हो, ये सारा अब कैलकुलेशन हम करेंगे अगला अप्रैल वनवर्ड। ठीक है। आगे आते हैं डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पे समझाने लायक बहुत कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रट्टा आपको मारना पड़ेगा, है ना। 1.5 इयर्स, 3 इयर्स, 1 इयर्स, 10 इयर्स, परमानेंट, ये कुछ आपका पीरियड दिया गया प्रिजर्वेशन का पीरियड का, है ना। जैसे 1.5 में कौन सा है, देखिए 1.5 इयर्स, 1.5 साल, किसका किसका प्रिजर्वेशन है, तो बोला गया कस्टम ड्यूटी रियलाइजेशन का जो रजिस्टर होता है उसका प्रिजर्वेशन पीरियड होता है 1.5 इयर्स। कस्टम ड्यूटी जब हम एसेस किए थे तो एक फॉर्म यूज किए थे, उस फॉर्म का नंबर बताइए एक बार फटाफट से, एक बार फटाफट से बताइए वो फॉर्म क्या होता है। आज ही हम लोग देखे थे, कस्टम ड्यूटी असेसमेंट जब हुआ था उसको कम्युनिकेट किया जाता था डिलीवरी ऑफिस के साथ बाय द कस्टम्स ऑफिसर। कौन सा फॉर्म हम लोग यूज किए थे, याद है। अभी तक तो एक भी, हाँ, MS9A, वेरी गुड, MS9A में हम लोग इसको इश्यू करते हैं। और एक शेड्यूल जो बनता था, वो शेड्यूल कौन सा फॉर्म पे बनता था, कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया बेसिकली, है ना। तो वो शेड्यूल को आप रजिस्टर, है ना, ये आपका देखिए शेड्यूल को आपको यहाँ पे दिया गया, शेड्यूल ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड अदर चार्जेस, है ना, जो SCG फॉर्म नंबर क्या होता है शेड्यूल ऑफ कस्टम ड्यूटी का, ACG 90। इसका प्रिजर्वेशन पीरियड क्या है, 1.5 इयर्स। तो कस्टम ड्यूटी रियलाइजेशन का जो रजिस्टर हुआ, शेड्यूल जो हुआ, है ना, ये सारा आपका 1.5 इयर्स। इसके साथ बोला गया आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता है डिफरेंट ऑफिसेस के द्वारा, है ना। आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू किया जाता है पोस्ट मास्टर जो रहेंगे उनके द्वारा। तो उस रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है उसका भी 1.5 साल का प्रिजर्वेशन पीरियड होता है। एक होता है स्पेशल एरर बुक, किसी ने नाम सुना है, स्पेशल एरर बुक कौन सा ब्रांच में मेंटेन किया जाता है, बताइए। स्पेशल एरर बुक कौन सा ब्रांच में मेंटेन किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर। और अगर आप ये मेंटेन नहीं करिएगा, आपको कभी भी चार्जशीट किया जा सकता है ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस ऑफ दिस, अगर आप सेविंग्स में काम कर रहे हैं तो। कौन सा ब्रांच में स्पेशल एरर बुक मेंटेन किया जाता है, सेविंग्स ब्रांच में। चलिए अजय जी ने पकड़ लिया, सेविंग्स ब्रांच में इसको किया जाता है। बेसिकली फंडा हम आप लोगों को पहले भी बोले थे, है ना, हम पहले भी आप लोगों को बताए थे कि अप्रैल के बाद जब भी कोई अकाउंट पे कोई ट्रांजैक्शन होगा, अगर उस पासबुक मेरे पोस्ट ऑफिस में नहीं आता है तो स्पेशल एरर बुक में उसका एंट्री किया जाता है। तो कहां पे रहेगा, स्पेशल एरर बुक सेविंग्स ब्रांच में रहेगा। कौन सा आपका या प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है, तो 3 साल का प्रिजर्वेशन पीरियड है। यहाँ पे 3 साल में क्या क्या है, स्पेशल एरर बुक है, PR बुक, PR बुक मतलब प्रिलिमिनरी रिसीव्ड बुक, है ना। तो लास्ट रिसीव्ड जब इशू होता है उसके बाद 3 साल इसका प्रिजर्वेशन पीरियड होता है। PR बुक इशू कौन करता है, PR बुक बताइए फटाफट से, PR बुक इशू कौन करता है, BPM जो है वो आपका इशू करता है। तो लास्ट रिसिप्ट जब खत्म हो गया, लास्ट रिसिप्ट का नंबर क्या होता है PR बुक का,
लास्ट रिसिप्ट का नंबर क्या होता है? 50 होता है। वेरी गुड, है ना। डीजी पोस्ट और चिप पीएमजी का जो सर्कुलर है, डीजी पोस्ट एंड चिप पीएमजी का सर्कुलर, इसका प्रिजर्वेशन पीरियड भी 3 साल है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक, देखिए ऑर्डर बुक का प्रिजर्वेशन पीरियड अगर आप देखिएगा आगे आपको मिल जाएगा है ना, वो आपका परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। बट आपका पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक, स्टैटिस्टिकल रजिस्टर, है ना, जो आपका है ये सबका प्रिजर्वेशन पीरियड होता है 3 साल। पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक का प्रिजर्वेशन पीरियड होता है 3 साल। ग्रेडेशन लिस्ट 3 years फ्रॉम द लास्ट इशू, ग्रेडेशन लिस्ट जो हो जाएगा जब नया वाला बनता है तो 3 साल उसका प्रिजर्वेशन रहता है ना। प्रीवियस वाला जो रहेगा उसका 3 साल रहेगा प्रिजर्वेशन पीरियड, ठीक है। फिर correspondence related to robberies, thefts, frauds, tampering etc. 1 year after closure of case, है ना, केस क्लोज होने के बाद 1 साल तक रहेगा। ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, पार्सल, मेल डिपार्टमेंट, ये सब का रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, पार्सल रिलेटेड, मेल डिपार्टमेंट रिलेटेड 1 साल का प्रिजर्वेशन पीरियड रखा गया। स्टॉक बुक ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जो स्टॉक बुक रखा जाता है ये 10 साल होता है प्रिजर्वेशन पीरियड। जब पुराना वाला को रिप्लेस कर दिया जाएगा, नया वाला ओपन किया जाएगा, वहां से 10 साल रहेगा। गार्ड बुक कंटेनिंग एप्लीकेशन ऑफ डुप्लीकेट पासबुक, देखिए डुप्लीकेट पासबुक का एप्लीकेशन जो है उसका गार्ड बुक बना के रखना रहता है, जिसका प्रिजर्वेशन पीरियड होता है 10 साल। नॉमिनल रोल का परमानेंट बताया गया। और लिस्ट ऑफ साइलेंट अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एसबीसीओ, इसको भी बोला गया ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है ना। आगे हम लोग एक काम करेंगे, परमानेंट रिकॉर्ड जो प्रिजर्वेशन पीरियड जो है उसका एक लिस्ट बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करूंगा। अभी तक मैं बनाया नहीं, बट उसको हम लोगों को करना रहेगा। आप लोगों को बेसिकली ज्यादा फोकस जो आपका बीओ का रजिस्टर है उसके ऊपर करना रहेगा, एसओ का जो डिफरेंट रजिस्टर है यही इसी के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना रहेगा, जो सवाल पे पूछने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो एक बार इसको कल फिर से एक बार आप खुद से देख लीजिएगा तो मुझे उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। जैसे स्पेशल एरर बुक का कितना है बताइए, स्पेशल एरर बुक का कितना है बताइए फटाफट से। स्पेशल एरर बुक का अनुस्वा ने जवाब दिया, बाकी लोग फटाफट। अच्छा, नॉमिनल रोल वाला ना हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे तो परमानेंट दिया गया बट कुछ जगह पे मैं शायद 10 साल भी देखा हूँ। एक बार ना इसको कंफर्म हम कर लेंगे और आपको दोबारा हम बता देंगे, ठीक है। नॉमिनल रोल वाला कोई कंफर्म कर पाइएगा आपका परमानेंट है कि 10 साल है इसका, एक बार हमको कंफर्म करना रहेगा इसका। परमानेंट है, चलिए हरिंदर जी बता रहा है परमानेंट है, ज्ञानेंद्र भी बता रहा परमानेंट है। चलिए हम लोग साथ में एक नेक्स्ट क्लास में, आज तो उतना ज्यादा मेरे पास एक्चुअली टाइम का थोड़ा आज कमी है, जिस कारण से अभी हम लोग पहले देख लेते हैं, बाद में जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड में और क्या क्या बताया गया, चलिए एक बार देख लेते हैं। रूल 25 डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड बोला कि कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स एंड बुक ऑफ पोस्टमार्क शुड बी डिस्ट्रॉयड इन शेडिंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट है ना। जो भी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होगा, बुक ऑफ पोस्टमार्क, बुक ऑफ पोस्टमार्क का फॉर्म नंबर बताइए, बुक ऑफ पोस्टमार्क का फॉर्म नंबर क्या है? बुक ऑफ पोस्टमार्क का फॉर्म नंबर किसी को याद है? उसका फॉर्म नंबर होता है MS18। बुक ऑफ पोस्टमार्क जो होता है उसका फॉर्म नंबर क्या होता है? MS18, याद रहेगा। बुक ऑफ पोस्टमार्क का फॉर्म नंबर होता है MS18। तो जो हमारा कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होगा, बुक ऑफ पोस्टमार्क होगा, पहले इसको डिस्ट्रॉय किया जाता था बाय फायर, इसको बाय फायर डिस्ट्रॉय किया जाता था। बट जब पुष्पा मूवी का रिलीज हुआ ना तो वहां पे पुष्पा बोला कि नहीं, आपका फ्लावर नहीं फायर हूं मैं। उसके बाद से बोला कि नहीं भाई, फायर से कोई काम तो होने वाला है नहीं, जिस कारण से अभी फायर को बंद कर दिया गया। उसके बाद बोला गया कि नहीं भाई, उसको आप डिस्ट्रॉय करो भाई श्रेडिंग मेथड। श्रेडिंग में क्या होता है, एकदम छोटा 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 टुकड़ा निकल जाता है ना। तो अभी के समय पे कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, बुक ऑफ पोस्टमार्क, ये सबको डिस्ट्रॉय हम करेंगे बाई श्रेडिंग मेथड, ठीक है। बाई फायर भी ऑप्शन पे रहेगा, आपको याद रखना है, बाई श्रेडिंग मेथड आंसर होगा। बोला कि रिकॉर्ड्स नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड विदाउट द स्पेशल परमिशन ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल, कुछ ऐसा रिकॉर्ड भी है जब तक चीफ पीएमजी सर का परमिशन नहीं रहेगा तब तक आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, है ना। किसको किसको, जैसे एक हो गया ऑफिस ऑर्डर बुक, एक हो गया
ऑफिस ऑर्डर बुक। फिर हो गया रजिस्टर्ड ऑफ अनडिलीवर्ड पासबुक इन डिपॉजिट इन एचओ। एचओ के पास जो अनडिलीवर्ड पासबुक का रजिस्टर होता है उसको भी आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। पोस्ट ऑफिस का सर्टिफिकेट का जो लेजर होता है उसको भी बोला गया आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड और कैरेक्टर शीट ऑफ ऑफिशियल, इसका एक प्रिजर्वेशन पीरियड रखा गया। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, अभी आज के दिन में जो अपार होता है पहले उसको सीआर बोला जाता था, है ना, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। बट आपका वो आपका जो है अभी आपका मतलब उसको क्या बोला गया था कि डेथ के बाद, उसको बोला गया था डेथ के बाद 2 साल, रिटायरमेंट के बाद 5 साल उसका प्रिजर्वेशन होगा। तो भी आप आज के दिन में जितना हमको याद आ रहा है, अपार के केस में भी अगर आप देखिएगा यही प्रिजर्वेशन पीरियड दिया गया, डेथ के केस में 2 साल और रिटायरमेंट के केस में 5 साल। डिसमिसल, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस के केस में 6 साल। इनवैलिड पेंशन, इनवैलिड पेंशन अगर किसी को मिल रहा है तो इनवैलिड पेंशन के केस में 25 साल और 3 इयर्स फ्रॉम डेथ विच एवर इज अर्लियर, है ना। 25 साल इनवैलिड पेंशन के केस में रखा जाएगा और वो इनवैलिड पेंशन जिस बंदा को मिल रहा है जब उनका डेथ हो जाएगा तो डेथ के बाद 3 साल जो भी पहले आएगा, मान लीजिए 35 साल के एज में कोई इनवैलिड हो गया, ठीक है, तो 35 प्लस 25 होता है कितना, 60 साल। और बंदा मान लीजिए आपका 55 में जाके आपका डेथ हो गया तो 55 प्लस 3 58 हो गया, तो 60 के बदले 58 तक उस बंदे का जो आपका कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है, आपर बापर है या फिर पहले का जो सीआर बोला जाता था उसका प्रिजर्वेशन पीरियड रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए, दिक्कत नहीं हो रहा है ना? चलिए आगे बताया गया हैंड टू हैंड रिसीव्ड बुक। हैंड टू हैंड रिसीव्ड बुक क्या है, ये देखिएगा आप लोग ऑफिस में बहुत बार यूज करते हैं, जैसे ट्रेजरी से आपको कैश लेना है ना, या फिर कुछ कैश हैंड ओवर करना है, तो आप क्या करते हैं, हाथ में एक आपका कॉपी रहता है उसमें नोट कर देते हैं कि हाँ हमने ट्रेजरी से इतना पैसा मिला, या फिर उसमें साइन करवा लिया कि ट्रेजरर को इतना रुपए हैंड ओवर कर दिया गया। तो ये जो रजिस्टर में होता है उसको बोला जाता है हैंड टू हैंड रिसीव्ड बुक, जिसका फॉर्म नंबर है MS7, है ना। साथ साथ जब भी ट्रांसफर हो जाएगा, पैसा कुछ ट्रांसफर करिएगा, वैल्यूएबल आइटम्स कुछ ट्रांसफर करिएगा, तो साथ साथ आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए। क्या बोला गया, ट्रांसफर ऑफ बैग आर्टिकल। देखिएगा आरएमएस के केस में आपका बहुत सारा बैग को ट्रांसफर किया जाता है एक सेट से दूसरे सेट में, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ बैग आर्टिकल, वैल्यूएबल आइटम्स, कीज, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन ऑफिशियल टू अनदर ऑफिशियल। आरएमएस का एग्जांपल ले लीजिए कि एक सेट का सुपरवाइजर, हेड शॉटिंग असिस्टेंट जो रहेगा, दूसरे सेट का सुपरवाइजर आएगा, तो उनको ये सारा आइटम हैंड ओवर करते हैं। तो कैसे करेगा, तो बोला जा रहा है हैंड टू हैंड रिसीव्ड बुक में करेगा। फॉर्म नंबर क्या होता है, फॉर्म नंबर होता है MS7। द वर्ड MS7 शुड बी प्रिंटेड इन ईच इनर पेज। तो हैंड टू हैंड रिसीव्ड बुक के हर एक पेज में MS7 जो है लिखा होना चाहिए। दिस शैल ऑलवेज बी केप्ट इन द पर्सनल कस्टडी ऑफ द ऑफिशियल टू whom इट बिलोंग्स। तो आपके अगर आपका हैंड टू हैंड रिसीव्ड बुक है तो वो आपके कस्टडी में होना चाहिए, वो किसी दूसरे का कस्टडी नहीं होगा। इट मस्ट कंटेन फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, इसमें क्या क्या पार्टिकुलर्स आपका नोट होगा, तो बोला गया नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल मेकिंग ओवर द चार्ज, जिसने किसी को दिया, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मनी ऑर्डर्स, आइटम, कैश हैंडेड ओवर, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ रिसीविंग ऑफिसर। तो जिसने बनाया उनका नाम, डेजिग्नेशन वगैरह रहेगा, क्या क्या भेज रहा है, क्या क्या हैंड ओवर कर रहा है उसका डिटेल्स रहेगा, और जिसने रिसीव किया उनका सिग्नेचर रहेगा। तो ये सारा आइटम जो है आपका हैंड टू हैंड रिसीव्ड बुक में होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कितना पेज तक पहुंचे हैं, 27 तक हम लोग पहुंचे हैं। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। रूल नंबर 27 क्या बोला गया, रेमिटेंस बाय पोस्ट ऑफिस टू इनक्लोज्ड इन ए कैश बैग्स, है ना। जब पोस्ट ऑफिस से रेमिटेंस भेजेंगे तो कैश बैग में हमको उसको इनक्लोज करके देना है। द कैश बैग मस्ट ऑलवेज बी पैक्ड, क्लोज्ड एंड सील्ड बाय द ट्रेजरर पर्सनली इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट क्लार्क। ये छोटे से लाइन पे 2 नंबर दिख रहा है, जो जो देखने वाला है उनको दिख रहा होगा, इसमें जो जो देखने वाला है उनको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या बोला गया, बोला गया कि कैश बैग मस्ट ऑलवेज बी पैक्ड, क्लोज्ड एंड सील्ड। कैश बैग को बनाएगा,
क्लोज करेगा, सील करेगा, कौन करेगा? आपसे सवाल पूछेगा, भाई ये काम है ट्रेजरर का, ये काम सब अकाउंट पीए करता है। जो बहुत जगह पे देखिएगा सब अकाउंट पीए ही बैठ के कर रहा है, बट ये काम किसका है? ट्रेजरर का है। बट अकेले चुपके चुपके कोने पे जाके नहीं करना है, ही हैज टू डू इट इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट क्लार्क। तो कैशबैक क्लोज कौन करेगा? ट्रेजरर करेगा। और किसके सामने करेगा? हमारा सब अकाउंट पीए के सामने करेगा। और इस कैशबैक जब इन्होंने क्लोज कर दिया, द कैशबैक शैल बी वेटेड बाय द सब अकाउंट क्लर्क विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर ऑफिशियल। बनाया किसने? ट्रेजरर ने। वेट कौन करेगा? सब अकाउंट क्लर्क करेगा। क्लियर है? ट्रेजरर के द्वारा बनाया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट क्लर्क, और इसको वेट कौन करेगा? तो सब अकाउंट क्लर्क जो है वो आपका इसको वेट करेगा। In some post offices where cash seal has not been supplied, डेट सील शुड बी यूज्ड इन इट्स प्लेस। तो जिस जिस ऑफिस में कैश सील सप्लाई नहीं किया गया, कैश सील को बेसिकली कैशबैक जब बनाते हैं तो उसमें कैश सील दिया जाता है। तो अगर किसी ऑफिस में कैश सील नहीं दिया गया तो उसके बदले डेट सील से ही हम काम चलाते हैं। ऑर्डिनरीली कैश इन एक्सेस ऑफ ₹250 शुड बी enclosed इन ए कैशबैक। जब भी हमको 250 रुपए से ज्यादा अमाउंट को भेजना रहता है, हमको उसको कैश बैग में इनक्लोज करके भेजना है। ये पुराना है बहुत ज्यादा, बट आपको अभी भी इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया गया। तो आपको याद रखना रहेगा कि ऑर्डिनरीली अमाउंट कितने से ज्यादा होने पे हमको कैश बैग में क्लोज करना होता है? बताइए, फटाफट से दीजिए जवाब। बिल्कुल, ₹250 अगर एक्सीड कर गया है ना, अबव 250 हो गया, तो हमको उसको क्या करना है? कैश बैग में इनक्लोज करना है। 1 मिनट प्लीज वेट करिए भाई। दाड़ा 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 5 मिनट छेड़ दीजिए, 10 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि इफ रेमिटेंस इज मेड ओवर लूज बाय द कैरियर, ही शुड ग्रांट ए रिसिप्ट इन द ट्रेजरर्स कैश बुक। देखिए, ऐसा बहुत सारा केस होता है जहां पे किसी कैरियर के माध्यम से हम लोग कैशबैक को भेजते हैं, है ना। बहुत सारा जगह पे ऐसा होता है। तो अगर हम किसी कैरियर के माध्यम से हम इसको भेजेंगे, है ना, तो उस उनको क्या करना रहेगा? एक रिसिप्ट देना रहेगा। कहाँ पे रिसिप्ट देना रहेगा? ट्रेजरर कैश बुक में रिसिप्ट देना रहेगा। इफ इफ द मनी इज रेमिटेड थ्रू ए स्पेशल कैरियर, द ट्रेजरर मस्ट सी ऑन हिज रिटर्न टू ऑफिस दैट एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द रेमिटेंस हैज बीन ग्रांटेड बाय द रिसीविंग ऑफिसर इन हिज बुक और डायरी। जैसे जैसे हम स्पेशल कैरियर मतलब जैसे हमारा कैश ओवर शेयर रहते हैं, है ना। कैश ओवर शेयर का कैशबैक का मैक्सिमम लिमिट, ऐसे अलग से कैशबैक का मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है। कैशबैक लेके जा कौन रहा है उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा लाइन लिमिट क्या है, किशोर जी, है ना। उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम लिमिट आपका कितना है। जैसे एक जीडीएस लेके जा रहा है तो हम लोग आगे देखेंगे उनके लिए 1 लाख का लिमिट दिया गया। जब एक साथ में 2 जीडीएस जाता है तो वो 2 लाख का लिमिट हो जाता है। एक डिपार्टमेंटल स्टाफ अगर कैशबैक लेके जाता है तो उसका 5 लाख का लिमिट रहता है। जब 2 डिपार्टमेंटल स्टाफ हो जाता है तो वो 10 लाख का हो जाता है। तो अलग अलग ये केस में आपका वैरी हो सकता है। ठीक। कैशबैक का हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैशबैक बोल के अलग से तो कुछ नहीं है, बट आप लेदर कैशबैक या नॉर्मल कैशबैक की कैनवास के बारे में बता सकते हैं तो वो अलग है। बट ऐसे ऐसा कुछ अलग से नहीं है रमेश जी, या फिर हमको अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। अगर कुछ आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने ये देख लिया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ ये वाला कि स्पेशल कैरियर अगर कोई रहेगा तो जब वो वापस आएंगे, जैसे मेल ओवरशेयर के माध्यम से हमने क्या किया, मेरा 5 एसओ था, 6 बीओ था जहां पे मैंने कैश भेजा। जब मेल ओवरशेयर डिलीवरी करके आ गया तो हमको देखना रहेगा कि उन्होंने एक्चुअल में वो पे किया कि नहीं, वो पैसा दिया कि नहीं। क्योंकि जब वो देगा तो उनके कैश बुक जो रहेगा, उनके पास जो कॉपी रहता है, रजिस्टर डायरी रहेगा, वहां पे एक्नॉलेजमेंट रहेगा उस ऑफिस का जिनको उन्होंने कैश हैंडओवर किया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए या फिर यहां तक रुके? बताइए। देखिए, स्पेशल कैरियर को नॉर्मली आपका स्पेशल कैरियर भी क्या नहीं, स्पेशल कैरियर को अलग से कैशबैक में नहीं लेना होता है। कैशबैक नॉर्मली हम कब करते हैं? जब किसी पार्टिकुलर ऑफिस के लिए एक बैग बना के क्लोज करते हैं तो जनरल सर्कमस्टेंसेस पे वहां पे ही
किया जाता है ना। अब अगर करवाया जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करवाया जा सकता है, हो सकता है अगर ऐसा किया गया तो वहां पे हम बना के अलग से पूरा सील करके उसको दे सकते हैं। बट नॉर्मली आपको जब उन लोगों को किया जाता है, भेजा जाता है, तो जब स्पेशल कैरियर जो लोग रहते हैं उनके लिए अलग से आपका नहीं होता है, उनको पैसा दे दिया जाता है कि टोटल इतना काउंट करके दे दिया गया, इस ऑफिस में आपको दे देना है ना। बट जब हम जस्ट एज एन एग्जाम्पल हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे, उनके लिए ऐसा मैंडेटरी नहीं रहता है ना। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ तक ही रुकते हैं, है ना। और कल हम लोग फिर से क्लास कंडक्ट करेंगे और कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, 49 तक है, तो कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप सबको बहुत 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 थैंक यू। हाँ, क्लास का रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया, क्लास रिकॉर्डिंग, हाँ, क्लास अटेंड टुडे। कोई नहीं ज्ञानेंद्र जी, रिकॉर्डिंग हो चुका है। मैं आप लोगों को आज ही शेयर कर दूंगा। और लकीली मुझे वाईफाई मिल गया, मैं एक्चुअली एक दूसरे जगह पे आया हूँ, तो मैं सोच रहा था वाईफाई शायद नहीं मिलेगा, बट मिल गया है। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग में बिठा देता हूँ और रात को 11 बजे तक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाना है। आप लोग तो खाली पढ़ाई लिखाई करते हैं, घूमने फिरने का काम करते नहीं है, तो आप लोगों के बिहाफ से हम ही को करना होता है, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।